बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये ज़रा क्विक व्लॉग होगा बिकॉज बैक टू बैक कुछ मीटिंग्स चल रही हैं। एक मीटिंग करके आया हूँ, दूसरी में जाना है, तो अगर एडिटिंग में थोड़ी कमी कोताही रह जाए तो नज़रअंदाज कीजिएगा। अभी कुछ देर पहले पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात जो अभी नए बने हैं शेख वकास अकरम, उनके साथ एक मुलाकात थी जर्नलिस्ट की, ये जानने के लिए कि क्या चल रहा है। ये जो इतनी सारी खबरें आ रही हैं, एक्चुअल स्टोरी क्या है, अडयाला जेल से क्या सिग्नल मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या पहुँचाए जा रहे हैं, एहतजाज हो रहा है नहीं हो रहा, कहाँ पर हो रहा है, क्या इमरान खान को फिर से दरख्वास्त कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। तो तकरीबन 2 घंटे तक की मुलाकात रही, तो उसमें क्या इनसाइड स्टोरीज़ हैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। और फिर कुछ ही देर के बाद जमात इस्लामी का वफ्द जा रहा है मुलाकात के लिए पीटीआई से, तो उनको भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में वेलकम किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से। तो ये सारे राब्ते भी जारी हैं। और फिर मैं आपको दिलचस्प स्टोरी भी बताऊँगा कि पीटीआई ने राना सनाउल्लाह से रब्ता क्यों किया, किस मौके पर हुआ, और वो दिलचस्प स्टोरी आज शेख वकास अकरम ने सुनाई, तो वो आपके सामने रखता हूँ। फिर आज कुछ ज्वाइनिंग्स भी हुई हैं। बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम सुहेल इकबाल हरड़ है, मुस्लिम लीग नून से इनकी सियासी वाबस्तगी थी, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जुदा करके अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले में शामिल हो गए हैं। तो मुबशर अवान जो इमरान खान की लीगल टीम के रुकन हैं, उनके साथ ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँचे। वहाँ पे बाकायदा ज्वाइनिंग हुई, बैरिस्टर गौहर भी पहुँच गए, शेख वकास अकरम मौजूद थे, तो उन्होंने इस्तकबाल किया। तो ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रही। लेकिन अब आ जाइए ज़रा ओवरऑल मजमूई मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि सियासी बहरान के साथ साथ आइनी बहरान भी बढ़ता जा रहा है और इसके साथ जुडिशल क्राइसिस जो है इस वक्त वो संगीन हो चुका है। ये इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है ना, ये कोई मामूल की चीज़ें या एक्टिविटीज़ नहीं है, ये प्रॉपर इस वक्त जुडिशल क्राइसिस है और जजेस के दरमियान घुमसान का एक तरह से रन पड़ चुका है। एक्सटेंशन के चक्कर में मुल्क के अदालती और जुडिशल निज़ाम के साथ इस वक्त जो हो रहा है इन दिनों में, ये एक तारीख में लिखा जा रहा है। बड़ी मिसालें दी जाती हैं। जस्टिस मुनीर, मैंने तो उनको देखा नहीं है, आप में से भी शायद बहुत कम लोगों ने उनको देखा हो या उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पता हो। ये जो आइनी कानूनी माहिर हैं वो बताते हैं उनके बारे में कि जस्टिस मुनीर कोई होते थे, और अब जाके मेरा ख्याल है उनकी रूह को भी सुकून मिला होगा कि मेरे मगरों लथे थे किसी और दे पीछे चढ़े। तो काजी साहब जो है वो, उनके आने से स्टार्टिंग डेज़ में ये लगता था कि अदलिया जो है वो मुतहद होने जा रही है, क्योंकि उन्होंने आगाज़ ही फुल कोर्ट बेंच बुलाने से किया था, यानी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई। तो तासुर ये गया कि जनाब ये बड़ी ज़बरदस्त शुरुआत है और अदलिया मजबूत हो जाएगी। लेकिन आप डाउनफॉल देखिए कि कहाँ फुल कोर्ट मीटिंग और कहाँ पे मामला फुल कोर्ट से आते 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 4-5 जजेस के ऊपर आ गया हम ख्याल बेंच बनाने के। अब इस टाइम रिस्क भी नहीं लिया जा सकता कि कोई फुल कोर्ट बेंच बनाने का सोचें भी। इस टाइम ये हालात है। आज एक और हम ख्याल बेंच बनाया गया, किस लिए? आर्टिकल 63A का केस सुनना है जनाब, वो हर हाल में सुनना है और उसका फैसला हर हाल में सुनाना है। तो काजी साहब ने, आपको पता है टाइमिंग्स जो है ना वो बड़ी मैटर करती हैं, इंटेंशन की बजाय टाइमिंग। जब बल्ले का निशान छीना पीटीआई से, उस वक्त भी टाइमिंग मैटर करती थी। 13 जनवरी की रात को, किस टाइम, वो रात 12 बज गए थे जब वो फैसला सुनाया गया, क्योंकि वो निशानात अलॉट होने थे फैसले से कुछ देर के बाद। तो आखिरी लम्हात में फैसला सुनाया और उस फैसले के असरात अभी तक जारी हैं और पता नहीं कब तक उसके असरात जारी रहेंगे। और अभी एक और फैसला सर पे खड़ा है, ये आर्टिकल 63A वाला, इसकी भी टाइमिंग अहम है। उस टाइम बल्ले का मामला था, अभी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग वाला इशू है। यानी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि अगर मौलाना नहीं मान रहे, उनके साथ नहीं आ रहे आइनी तरमीम के लिए, तो फिर प्लान बी जो है वो उनका हॉर्स ट्रेडिंग होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और इस हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। क्या ही अच्छा हो कि काजी साहब कह देते कि जनाब ये फैसला आने वाले चीफ जस्टिस करें, मेरे जाने के बाद कर लें, कोई इतना मसला ही ना होता। सिर्फ एक स्टेटमेंट उनको देनी थी कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, या मैं आइनी तरमीम के हक में या खिलाफ या कोई भी ऐसा फैसला नहीं दूंगा जिससे ये फ्लड गेट को ले। लेकिन ये हो रहा है और इस होने को फ़िलहाल ऐसा लगता है कि कोई रोक भी नहीं पा रहा, क्योंकि जजेस भी जितनी मुज़ाहमत हो सकती है अपने तौर पे वो कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा उनको। तो वो बस ख़तो किताबत तक ही मामला उनका महदूद है। बताया जा रहा है कि कल कोई सरप्राइज़ आ सकता है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। तो ख़बरें ये आ रही थी कि पीटीआई के जो तमाम लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जाके कोई हलफनामा देंगे और बताएंगे कि जनाब हमारे जितने भी लोग हैं ये सारे पीटीआई के हैं, हम हल्फ देते हैं कि हम किसी और सियासी जमात के ना हैं ना उनको वोट करेंगे।
तो लेकिन अभी जब जो हमारी मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर से और शेख वकास अकरम से, तो ये कंफर्म हुआ कि पीटीआई का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और ये तमाम अरकान जिनको अभी उन्होंने अंडरग्राउंड किया हुआ है ये जाके अपने अपने हलफनामे जमा कराते रहे। भाई हलफनामे तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराने थे अपनी सियासी वाबस्तगी के, वो करा दिए हैं, तो उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं इन हालात में, अब निकल के अगर सामने आएंगे तो उनके साथ क्या होगा वो आप बेहतर जानते हैं। तो इस वक्त की सिचुएशन में आपको ज़रा बता दूं, जो आज मुलाकात हुई है ना, कि अंदर खाते हो क्या रहा है, पीटीआई की थिंकिंग क्या क्या चल रहा है। तमाम अरकान जितने पीटीआई के हैं इस वक्त एज़ पर ये जो दो साहब सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनकी बातों के बकौल कि हमारे तमाम अरकान महफूज हैं और उन तमाम अरकान से हमारे राब्ते भी हैं। पहले तो ये था ना कि 39 वाले महफूज हैं, 39 अरकान महफूज हैं जो पीटीआई के डिक्लेयर्ड है, 41 वालों की टेंशन है, उनको इन्होंने ज़रा अंडरग्राउंड किया हुआ था। अभी जब से आर्टिकल 63A वाला मामला शुरू हुआ तो ये 39 वाले खुद सारे ख़तरे में पड़ गए कि अब तो तलवार लटकेगी तो सबके ऊपर लटकेगी। तो अब ये 39 वाले जो हैं ये भी बेचारे टेंशन में आ गए, तो इन सबको भी अंडरग्राउंड कर दिया गया और इन तमाम अरकान को ये कहा गया है कि वो किसी जलसे जुलूस में शिरकत ना करें। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पिंडी का एहतजाज हुआ, लाहौर का जलसा हुआ, इसमें आपको उस तरह से अरकान असम्बली नज़र नहीं आए। उसकी रीज़न ये है कि सबको कहा गया है कि 25 अक्टूबर तक आपने मंजर आम पे नहीं आना, आप रहें जिधर हैं वहीं पर रहें। अब मियाँ वाली में जो एहतजाज होने जा रहा है उसके लिए जो रुकने असम्बली हैं उमैर न्याजी, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी लीडरशिप से कि मुझे आने की इजाज़त दी जाए। बल्कि उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया, मैं देख रहा था कि मैं आऊँगा, हर सूरत पहुँचूँगा। लेकिन उनका आना या पहुँचना जो है वो पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये भी एक फैक्ट है और पार्टी अभी अलाउ नहीं कर रही। अपने तौर पर वो आ जाए तो आ जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जनाब ये लॉयल है, ये बिकेगा नहीं। असल बात ये नहीं है कि कोई लॉयल कितना है या कोई बिकेगा नहीं। असल बात यह है कि जब आप मंजर-ए-आम से एकदम से गायब हो जाएं, कहीं पे आप ले जाएं और फिर आप कितना बर्दाश्त कर लेंगे। असल चीज़, असल इम्तिहान वो है, किसी की बर्दाश्त होती है किसी की नहीं होती। तो लॉयल्टी से ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो बर्दाश्त है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी मजबूरियों की वजह से फिर हाथ खड़े कर देते हैं। तो इसलिए उस मौके पर जाने से पहले ही पीटीआई के लोग चाहते हैं कि उनके लोग मंजर-ए-आम पे आए ही ना, सिवाय उन लोगों के जैसे शेख वकास अकरम है, वो सेक्रेटरी इत्तलात है, उनको आना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी 10 मीटिंग्स हैं, पार्टी को लीड करना है, चलाना है, मीटिंग्स करनी है, ये सारा कुछ उनकी मौजूदगी के बगैर अब नहीं हो पा रहा। फिर साथ ही जैसे सलमान अकरम राजा है, वो अब सेक्रेटरी जनरल हैं, तो उनका आना भी बड़ा ज़रूरी है। इस तरह 2-3 लोग हो रहे हैं, जैसे बैरिस्टर गौहर अब पार्टी के चेयरमैन है, तो उनको इलेक्शन कमीशन में जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, कई मीटिंग्स हैं। तो ऐसे लोगों के अलावा बाकी सबको कहा गया है कि भाई मेहरबानी करें आप साइड पर रहें। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद, भावलपुर और मियाँ वाली में जो एहतजाज हो रहे हैं, इसमें अब एहतजाज से पहले लगा दी गई है दफ़ा 144 और पता नहीं क्या क्या नाफिज कर दिया गया है, समझ नहीं आ रही। काफ़ी लंबा चौड़ा वो निकाल दिया है पंजाब हुकूमत ने ऑर्डर, पहले की तरह के जनाब कोई नफरी भी तलब कर लिया है, दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी है। तो ये दफ़ा 144 लगाता कौन है? कहने को तो डिप्टी कमिश्नर साहब है ना, उन्होंने ऑर्डर जारी करना है, या चलो पंजाब हुकूमत ने ऑर्डर जारी करना है, लेकिन असल में ये दफ़ा 144 लगा रहा है इमरान खान। क्योंकि जहाँ पर जिस शहर में दफ़ा 144 लगानी है ना, बस एक अनाउंसमेंट करनी है इमरान खान ने कि जनाब यहाँ पे जलसा करना है और दफ़ा 144 लग जानी है। तो वो ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था कुछ लोग ऐसे शुगर लगा रहे थे। एनीवेज 4 अक्टूबर डी चौक, ये एक इस टाइम फोकस है पीटीआई का और इसकी तरफ सबकी नज़रें हैं। बहुत सारे लोग आज कह रहे हैं कि इमरान खान से रिक्वेस्ट कर दी गई है कि जनाब ये एहतजाज जो है इसको मौखर कर दें। अगर की गई है किसकी तरफ से या क्या ऐसा मामला है, ये आज जो मुलाकात हुई है उसके अंदर होने वाली बातचीत से तो मुझे ऐसा तासुर नहीं मिला कि कोई ऐसा राब्ता किया गया है इमरान खान साहब से या कोई रिक्वेस्ट की गई है। लेकिन ये मुझे ज़रूर महसूस हुआ कि पीटीआई की लीडरशिप अभी 100% कन्फर्म नहीं है कि 4 अक्टूबर को वो ये एहतजाज करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे, क्योंकि कोई भी इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट देने से कतरा रहा है। चाहे वो शेख वकास अकरम हो, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हो, इन दोनों से इस बारे में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई वो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अनाउंस करेंगे, वही बयान देंगे, जो वो कहेंगे वो हम सब उसके ऊपर अमल करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि इसकी फ़ाइनल कॉल या फाइनल डिसीजन जो है वो अली अमीन गंडापुर की तरफ से ही आएगा, अनाउंसमेंट वही करेंगे अगर हुआ तो। आज उनकी 1.25 घंटे तक मुलाकात हुई है अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ, कॉन्फ्रेंस रूम में उनकी ये मुलाकात कराई गई। ऑब्वियसली उसमें रावलपिंडी एहतजाज के हवाले से भी रिपोर्ट पेश की गई, कौन कितने लोग लेके आया, कौन कैसे पहुँचा, क्या सिचुएशन
पोजीशन थी, इस बारे में ब्रीफ किया गया। और प्लस 4 अक्टूबर का जो जलसा है उसके हवाले से या एहतजाज जो डी चौक में है उसके बारे में भी बातचीत की गई है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि मलाइशियन प्राइम मिनिस्टर पहुँच रहे हैं यहाँ पर, तो मुनासिब नहीं है कि ऐसे मौके पर एहतजाज किया जाए। और वो फिर एक बहुत लंबी ब्लेमिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, वो सालों तक चलता है। जैसे आपको पता है 2014 का जो धरना हुआ था उसमें चीनी सदर ने आना था, वो दौरा मंसूख हो गया, तो वो आज तक वो बात जो है ताने के तौर पे चलती आ रही है। तो अब अगर दोबारा मलाइशियन वज़ीर आज़म का दौरा मंसूख हो गया इस वजह से, तो फिर बहुत लंबी डिबेट चलती रहेगी। और ये तो हालात भी ऐसे हैं कि छोटी छोटी सी वजह पे बगावत का मुकदमा, तो दहशतगर्दी का मुकदमा, तो मुल्क दुश्मनी, तो पता नहीं क्या क्या कुछ। अभी तो प्रोपेगेंडा जो है वो 100x की स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए एहतियात की तो बड़ी ज़रूरत है। लेकिन मैंने अभी तक जो है जो गेज कर पाया हूँ वो ये कि मुझे ऐसा लगता है शायद इसके ऊपर अभी सोच विचार जारी है। हो सकता है आखिरी लम्हे में कोई कॉल आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई की लीडरशिप भी ये चाहती है कि इसको अगर हम थोड़ा आगे ले जाएं, आगे के दिनों में ले जाएं, या हम इसको मलाइशियन वज़ीर आज़म वाला जो मामला है वो निकाल लें, क्योंकि इसके बाद फिर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी है कोई मेरा ख्याल 14 या 15 तारीख को। इस सारी सूरत हाल के दौरान जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बीच में फुटेजेस लोग भेज रहे हैं कि उनके घरों पे छापे लग रहे हैं या पुलिस पहुंच रही है, रेड हो रही है। इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं उनके ऊपर कंटेनर्स जो है वो पहले से भी मौजूद है और भी पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये पकड़ धकड़ वाला सिलसिला जो है वो और अग्रेसिव होने जा रहा है अगर ये कॉल बदस्तूर जारी रही। बट लोगों को अब फ़र्क नहीं पड़ता, लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर भी। और पता नहीं कितने और लोगों को पकड़ना है। आज मैं देख रहा था यासिर गिलानी पीटीआई के रहनुमा लाहौर से, अगर फॉर्म 45 के मुताबिक देखा जाए तो वो लाहौर से अपनी नशिस्त जीत चुके हैं और कोई तकरीबन 5वीं या 6ठी बार वो गिरफ़्तार हुए हैं। इस सारी सूरत हाल के दौरान बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा यासिर गिलानी ने, और आज उनको देखा हथकड़ियाँ लगाकर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। तो ये जो विजुअल्स हैं ना ये हॉन्ट करेंगे बहुत देर तक कि आप सियासी लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। अब यासिर गिलानी की फैमिली को मैं जानता हूँ, वो किस कर्ब में है, किस दर्द में है, कितनी मुश्किल में है। इवन यासिर गिलानी के वालिद साहब की वफ़ात हुई, वो वालिद साहब के जनाजे में नहीं जा पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो आखिरी दीदार करने के लिए पहुँचे। इवन जब वो सख्त बीमार थे, जब उनको ज़रूरत थी अपने बेटे की, तो यासिर गिलानी घर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि रूपोश थे। उस टाइम बड़े सख्त हालात थे। अभी भी उन्होंने रूपोशी के दौरान ही बड़े मुश्किल हालात का सामना किया, फिर भी पार्टी के साथ लगे रहे। और अभी एक बार फिर ये लाहौर जलसे से पहले उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ही अली अमीन गंडापुर का इस्तकबाल करके उन्हें आगे ले जाना था। तो इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं। ये जो 80 साल बुजुर्ग खातून के साथ हुआ और बहुत सारे ख़वातीन के साथ हो रहा है, मर्दों के साथ हो रहा है। ये सिलसिला अब या तो कहीं थमना चाहिए, अगर थमना नहीं है तो फिर इसका कोई ना कोई एंड रिजल्ट होना चाहिए, या इस तरफ या उस तरफ। ये जो बीच का मामला है ना कि एहतजाज की कॉल दी, गिरफ्तारियां हुई, ज़मानतें हुई, फिर अगले एहतजाज की कॉल, तो जहाँ जहाँ पर ये सिलसिला होता है वहाँ पर ये सारे अलर्ट हो जाते हैं और इसी तरह गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। तो इसका कोई एंड रिजल्ट होना चाहिए। कब तक आप इसी तरह छापे मारते रहेंगे, गिरफ्तारियां करते रहेंगे? ये पाकिस्तान के इमेज के लिए भी ठीक नहीं है और मुल्की सियासत के लिए भी आगे चल के ठीक नहीं है। ये जितना कुछ हो रहा है बाद में पे बैक करना पड़ेगा किसी और सियासी जमात को। तो लेट्स सी, प्रे करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पे रहम करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।